छीन लिया और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 18 करोड़ 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी। शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड। मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि इंडिया में जो G20 हुई है क्या इन्होंने जो कहा है उस तरह से मुनक्किद हुई है। मैं जानना चाहूंगी, अब मैं वाकई में हकायक जानना चाहूंगी। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर बात कर रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर्स तो अब मैं भी जानना चाहूंगी क्या वाकई में इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट करवाई गई है इंडिया में? आप हिंदुस्तान की वकालत कर रहे हैं इस वक्त। मैं वकालत कर रही आप वकालत कर रही हैं इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। अखंड भारत चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए ना ईसाई होने चाहिए। हम भी तो गजवाए हिंद चाहते हैं ना, हम भी तो गजवाए हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखिए ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा। इंडिया UN का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान मुमालिक के भी ज़मीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। सॉरी सर, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब तो एक छोटा सा I can't take it anymore। दोस्तों आज एक वीडियो है सना अमजद की, जो काफ़ी पाकिस्तानी पत्रकार मीडिया यूट्यूब चैनल बहुत सफलतापूर्वक चला रही हैं। और इनकी भी दिक्कत एक ही है, ये पाकिस्तान की हमेशा भर्त्सना करती हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ़ करने का एक बाजा पकड़ा हुआ है, वो बाजा भी गलत है इनका। इन्होंने आज एक व्यक्ति से पूछा 17 मिनट 52 सेकंड की लंबी वीडियो, इसलिए मैं थोड़ी प्रस्तावना और रिएक्शन कम ही दूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीडियो व्यूज़ कम आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा है कि G20 के समिट के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान में किसी यूट्यूबर से और एक पाकिस्तानी नवयुवक से सवाल किया G20 के सफलतापूर्वक अभियान के लिए जो भारत ने अभी संपन्न किया कल ही। उस पर उसने जो जवाब दिया दोस्तों, वो जवाब ऐसे हैं कि जैसे आपने राहुल गांधी पप्पू और अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार में, और तीसरे हो गए हैदराबाद के ओवैसी जो भी नाम है, इन तीनों का जैसे चूरन मिक्स करके और उसमें नींबू और मसाले डाल दिए हैं अभिषार शर्मा, राजनीतिक सरदेसाई और रवीश कुमार का। उसके बाद जो मिक्सचर बनेगा इन 6 को मिलाकर, ओवैसी है, नाम लेने में दिक्कत होती है, आदमी भी दिक्कत वाला ही है, तो उसके बाद भी ऐसा पाकिस्तानी नवयुवक नहीं मिलेगा। इनकी मैं एक चीज़ की तारीफ करूंगा, जज्बा इनमें पाकिस्तान के लिए इतना है कि झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं, बहुत ही सफलतापूर्वक झूठ बोले। यहाँ तक कि सना अमजद के सर में दर्द कर दिया। मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि चक्कर खा के गिरी नहीं, पागल खाने में बढ़ती नहीं हुई। दोस्तों आप भी इस वीडियो को देखिए, शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि G20 इजलास 2 दिन से इंडिया में हो रहा है। 2 दिन से बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया ने अपनी तमाम मीटिंग्स को होस्ट किया है। क्या लगता है पहली दफ़ा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक जितनी कंट्री में G20 का इजलास हुआ है सबसे बेस्ट इंडिया ने होस्ट किया है। पूरी दुनिया इंडिया को अप्रिशिएट कर रही है। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे कितनी बड़ी सक्सेस है हमारे हमसाये मुल्क भारत की? नो डाउट वो एक बहुत बड़ी सनत है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है और इकोनॉमिक मंडी है। तो जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा हुजम है, उनके रिजर्वायर ज़्यादा है हमसे, उनकी जो उन्होंने इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी उन्होंने ली है वो हमसे ज़्यादा है। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्क की जो हुबुल-वतनी के मामला हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जो उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, इसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क
जिसने भूख और से सताए हुए लगी गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहां पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं, और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है, आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब मोदी उनको, नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था, बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम, तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा कि उसकी मिसेस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसेस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी, ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना, 1800 वर्कर बनाए उन्होंने, 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाए, बनाकर उन्होंने उनको देना था उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए, रेड कारपेट्स और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं, ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 18 करोड़ आवाम, 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है, उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी को। वहाँ के आवाम तो बड़ी खुश है कि इतनी बड़ी मीटिंग हमारे मुल्क में हुई है, पहली दफा G20 का इजलास भारत में हुआ है। और जो बातें आप कर रहे हैं, यकीन करें मैंने इनमें से एक खबर भी नहीं सुनी है। जी, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम डाउन स्ट्रीट की बात करते हैं ना, अमेरिकन की डाउन स्ट्रीट की बात में, वहाँ हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर रोटी को रोल बनाकर खा रहे होते हैं, बीच में कबाब रखा होता है, चिकन रखा होता है, वहाँ पर वो बर्गर बना के खा रहे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी होता है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, कि मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं, और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नौलखे की चुकाट है, उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कार्पेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए, शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया और खुद भी बेवकूफ हुए हैं। अगर इनकी बात में सदाकत है तो मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के एक शहरी, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं ये बात नहीं जानती। इन्होंने कहा है कि वहाँ का गरीब तबका फिस गया है, 18 दिन की उनकी उजरत जो है वो छीन ली गई है, गाँव को खाली करवा दिया गया है, कच्ची कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ से गरीबों को उठाकर जो खेमे, जो बेचारे स्ट्रीट पर फुटपाथ पे सोते हैं, उनको वहाँ से पुल्ड आउट कर दिया। पाकिस्तान में भी जब कोई डेलीगेशन आएगा तो ये सफाइयां तो पाकिस्तान में भी होंगी ना। हमारे गरीब जब कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आता है ना, तो सारे नारे लगाते हैं, कोई भी हो एनी पार्ट, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग उनको क्लैपिंग करते हैं। वहाँ क्लैपिंग नहीं करते, वहाँ वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी, लेकिन दुनिया को कब तक झूठ बोलेंगे? सर, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा गुर्बत है। इंडिया की गुर्बत क्या आप सीधे पढ़ रहे हैं? अपनी गुर्बत से बात करें। आपने गरीब की बात की कि इंडिया से हम ज्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज को देखिए, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। सर, यकीन करें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। आप यकीन करें, आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज़ तो उठे ना, इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान है वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को पढ़ने नहीं दिया जाता, वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता है, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देश में यूपी के स्कूल में एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को वहाँ खड़ा करके हिंदू बच्चों से कहती है कि इसके मुंह पे चपेट मारो। सर, उस पे एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सर, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, उसके आगे
वो जो लेजिस्लेशन चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लिटिगेशन नहीं हुई, उसको कानूनी राइट नहीं मिले, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। आप ये कैसे कह सकते हैं वहाँ का मुसलमान मजबूर है? नहीं मजबूर सर, गलत बात है ये, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी भी तो सुन ले ना, मेरी भी तो सुन ले। मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी, मुझे भी तो मौका देना। मेरी इंडिया में रहने वाले कई मुसलमानों से बातचीत होती है, मैं उनके प्रोग्राम्स करती हूँ, ऑनलाइन से डिस्कशन करती हूँ। आप यकीन करें वो पता क्या कहते हैं, जब आप लोगों की राय हम उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने बारे में सोचो, हमारी फिक्र ना करो, आपसे अच्छी जिंदगी हम हिंदुस्तान में गुजारे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतना ही मसला था तो पार्टीशन के वक्त इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रह गए, पाकिस्तान वो क्यों नहीं आए? और यकीन करें वो आज कहते हैं हमारे बावजदाद का बड़ा अच्छा फैसला था कि हमने उस वक्त हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं आए। मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के साथ इन टच हूँ और उनसे बातचीत करने के बाद मेरी सोच, मेरी राय बदल गई है। मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन अब चीज़ें सर बहुत बदल गई हैं। मुझे नहीं पता आप कौन सा न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं, आप कहाँ से आर्टिकल पढ़ते हैं, ये फैक्ट एंड फिगर आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। यकीन करें मुझे जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक बात की भी जो है ना तस्दीक नहीं कर पा रही। मैं आपको ये बताता हूँ, आप हिंदुस्तान की वकालत कर रहे हैं इस वक्त। मैं वकालत कर, आप वकालत कर रही हैं इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ में है, वहाँ उनका लड़कियों के बारे में जो तशद्दुद आजकल मैं खबरें पढ़ता रहा हूँ। चलिए मेरा मोबाइल दिखाइएगा जी, मेरे एक मिनट आप रुके, हम इस चीज़ को यहीं पे क्लियर करें। इन्होंने कहा कि मैं इंडिया की वकालत कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है? आप कहते हैं मैं इंडियन लोगों से वहाँ में आपके साथ अटैच हैं, वो आपका ओपिनियन। ये देखें, ये अभी मैंने एक इंडियन मुस्लिम का कुछ देर पहले इंटरव्यू किया है। आप यकीन करें वहाँ के जामियात को सजाया गया है, वहाँ पे लोग G20 को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कहते हैं एक दिन तुम लोग इंडियन मुस्लिम कर करके मर जाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेड़ा गर्क तुम लोगों का ना। ये उनके अल्फाज हैं। वो अखंड भारत चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए, ना ईसाई होने चाहिए। हम भी तो गजवा हिंद चाहते हैं ना, हम भी तो गजवा हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखिए ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा और वो हमारे से अनएक्सपेक्टेड होगा कि हो क्या जाएगा वहाँ पर, तो उसको फिर हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ में, वहाँ उनके हकूक मसक कर दिए गए हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वो आसानी से तालीम नहीं। यही वो वजूहात थी जब 1947 में। वैसे आप ये मैं एक बात कहूँगा, फिर आप कहेंगे ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली नहीं, आज़ादी तो हमको मिली है। अंग्रेज और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट तो चला रहे थे भाई। 1857 में जंगी आज़ादी की जब पहले बात हुई थी तो किन्होंने शुरू की थी? मुसलमान थे जो सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हम आज़ादी लेंगे। और हिंदुओं की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कायद आज़म कांग्रेस में थे, 1906 में जाके बंगाल में मुस्लिम लीग बनती है और मुस्लिम लीग का क्या होता है, फिर कायद आज़म मुस्लिम लीग, कांग्रेस को खैराबाद कहते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। तो इलामा इकबाल की उस ख्वाहिश को पूरा हो जाता है कि कायद आज़म लीड इन फ्रंट, और वो किया उन्होंने। फिर मुहद्दिस अलीपुर सैदा शरीफ हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो फाइल देते हैं कायद आज़म को कि ये फाइल लें, ये पाकिस्तान एक अटल हकीकत है, ये बनना है, खुदाई फैसला है। उन्होंने फाइल दी और पाकिस्तान पर उन्होंने कहा ये काम सैयदों का है, हम आले अली का, आले नबी का है, लेकिन हम आपसे करवाएंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनां रहमतुल्लाह को चुन लिया गया, उनको ये दिया गया। तभी वो देखें, उन्होंने देख लिया था कि हिंदू बहुत मक्कार कौम है, ये दो कौमी नजरिए के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के हकूक की तर्जुमान नहीं है और ना ही इन्होंने आइंदा होना है। अच्छा, फिर पार्टीशन के वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रह गए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? मैं आपको बताता हूँ। देखें, हर सर्टन जब माइग्रेशन होती है, मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ पीपल है माइग्रेशन ईस्ट साइड। पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भी, अब यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, यहाँ सिख भी रह रहे हैं। अब ये हम ये कहेंगे वो पूरे के पूरे क्यों नहीं चले गए? भाई ये सब कुछ हर एक का एक मुसलमान फितरी असूल है और ये कुदरती असूल है जिसको एक्सेप्ट और रियलाइज करना चाहिए। आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ नहीं ला सकते। लेकिन मैं फिर बड़ी बात करने लगूँ आपकी इजाजत से, आपके इस चैनल की तवज्जो से, कि व्हाई नॉट अनदर पाकिस्तान इन इंडिया, क्यों नहीं बन सकता? वो भी इंशाल्लाह यूपी उत्तर प्रदेश में ये तहरीक उठेगी। आप मणिपुर को दबा रहे हैं, मणिपुर के तमाम देख लें वायलेंस कितनी है। कश्मीर में 8.5 लाख फौज लगाई हुई है, कश्मीरियों का एहतसाल हो रहा है और उनको दबाया हुआ। नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है, कोई उनको अपनी राय का कहीं भी उनको इज़हार का मौका नहीं है और वो वहाँ पर बेचारे पिसे हुए हैं, अपने जनाजे तक अंदर दफना रहे हैं। उनको वो खाने पीने की इजाजत नहीं है। वो छोटी सी स्कूटी लेके निकलते हैं, सारे हिंदू आर्मी वाले उनको डंडे मारते हैं, उनको ठुटे मारते हैं। ये हम आप बात करते हैं कि वो G20 करके कोई पूरी दुनिया में कोई ताज बना लेगा, कभी भी नहीं बनाएगा। जो हकीकत है, प्लेबिसाइड दी 1948 की जो रेजोल्यूशन है वो एट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पे मौजूद है। वो या तो फिर यूनाइटेड नेशन को ताला लगा दे, यूएनओ को ताला लगा दे। इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान ममालिक के भी ज़मीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान ममालिक की, कौन सा मुसलमान ममालिक आपके साथ खड़ा है? किसी एक का नाम बता दें, मेरी बात भी सुने। इस वक्त जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई हो गया,
सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा इराक की बात कर लें, कतर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, सारे आज G20 मीटिंग के लिए भारत के अंदर बैठे हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जो कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो, जो आज आपके बुरे हालात में आपके साथ खड़े हैं। किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें मुझे, आप पहले मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मोदी का ये जो अभी उसने G20 में G20 ये उसने एक भोंडा सा पूरी वो क्या उसको कहते हैं हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा है जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक वस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। ओ पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ चाय बनाने वाले, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉस पैन से नहीं निकल सकता, तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। मैं कहता हूँ जोग्राफिया पाकिस्तान का उठा के देख लें, कहाँ पे हम, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है। उसके बावजूद भी हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है सर। ये टेम्परेरी है, दीज प्रॉब्लम आर नॉट प्रोलॉन्ग एनीमोर। 70 सालों से सुन रहे हैं सर, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी? हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिजिनस हैं, हम इंशाल्लाह निकालेंगे इनको, ये निकलेंगे, इन्हें निकलना पड़ेगा। कब बाय द सेक ऑफ अल्लाह, बाय द सेक ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे एक इस्लामी कंट्री का नाम बता दें, मैंने सवाल किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। टर्की में जब ज़ल्ज़ला आया आप लोगों ने क्या किया? उसका ही भेजो इमदाद, उसको वापस पैक करके भेज दिया, हमारे मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ गया सर। आप ये इसको आप इस तरह क्यों लेते हैं? एक भाई की अगर दूसरा भाई नहीं लेता इमदाद, आपने इमदाद भेजी, तुर्की ने इमदाद भेजी ना, सिंध के लिए भेजी, आपने सिंध के लोगों को नहीं दी, संभाल के रख ली, और जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया वही पैक करके आपने वापस भेज दी। खुद सैलाब में गिरे हुए हम लोग हैं, हम सैलाब की पट्टी में गुजरे हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं तुर्की आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आने की, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। ये औकात है हमारी सर, ये औकात है हमारी। ऐसा हरगिज नहीं है, ये बातें वो हैं जो इररिलेवेंट हैं, जिनके बारे में अभी आप बातें कर रहे हैं वो इररिलेवेंट नहीं है। यकीन करें मुझे आपकी एक चीज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? वेरी रिस्पेक्टली एंड आई जस्ट डिफाइन हियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें कि तुर्की हमारा इंडिजिनस फ्रेंड है और चाइना हमारा आयरन ब्रदर है। आप सारों को दफा करें, गोली मारे ना, कोई आए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कोई आ भी नहीं रहा, वो आएगा भी नहीं, ये सब एक दिन आएंगे। इन सबको पाकिस्तान की बैत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी थोड़ा सा हमारा डीपोलिटिसाइज हुए हैं, डीपोलिटिकल मामलात हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, और साड़ी रोटी पूरी ऑनलाइन जो फिर असि दुनिया पड़ी ला लांगे। ये G20 को भी देख लेंगे हम, ये इंडिया को भी देख लेंगे, सबको देखेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड मैनेज। एंड अगर ये सारी कौम एक दिन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, खुदा की कसम ये शुक्रगुजार कर ले और इस्तगफार पढ़े, खुदा की कसम अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह हमें वो नेमतें देगा जो उसने हमें पाकिस्तान की शक्ल में। अल्लाह करे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारे हाल पर रहम करे, क्योंकि हमारा ये मुल्क अब अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है। अच्छा मैं लास्ट में अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि आज सर से हमने डिस्कशन की G20 के हवाले से, मेरा तो सर में दर्द शुरू हो गया इनके साथ बहस कर करके। मैं इनको क्या बता रही थी, मैं सवाल गंदुम कर रही थी, जवाब ही मुझे चना दे रहे थे। G20 के हवाले से इन्होंने जो बातें की हैं मैं नहीं जानती, इन्होंने कहाँ से वो तस्दीक की है, क्या खबर कहाँ से उठाई है। मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि इंडिया में जो G20 हुई है क्या इन्होंने जो कहा है उस तरह से मुनक्किद हुई है। मैं जानना चाहूंगी, अब मैं वाकई में हकायक जानना चाहूंगी। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर बात कर रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर्स तो अब मैं भी जानना चाहूंगी, क्या वाकई में इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट करवाई गई है इंडिया में? मैं जानना चाहूंगी। इंडिया इज नॉट अ यूरोपियन कम्युनिटी, इंडिया इज नॉट बिलोंग टू यूरोप, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉलोनी। वो चाय वाला, एक सिंपल चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अल्लाह करे ऐसा कोई चाय बनाने वाला मिनिस्टर हमारे मुल्क से भी उठे और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। 5वीं बड़ी इकोनॉमी सर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है इंडिया। क्या लेना जो अपने मुल्क के अलहदगी पसंद की तहरीकों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सर मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है? वो बड़ा मुल्क है, वो इन्वेस्टर करता है, किराए के कातिल, किराए के उजरती लड़ाई वाले वो खरीदता है, वो उसको फैसिलिटेट करवाता है। सॉरी सर, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब आपको एक छोटा सा I can't take it anymore। एक वर्ड में मैं बात करूंगा। देखें जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं, ये सारी बातों को अगर हम प्रिसाइसली इंक्लूड करें ना, इसकी समरी बनाएं, तो किस्सा मुख्तसर बात इतनी सी है कि हिंदुस्तान चाहे लाख इसका राग लाप ले कि उसने G20 में फातिहाना कोई काम कर दिया, इसके कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होने, कोई इसने इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास होने, ये इन्होंने रेजोल्यूशन जो भी करनी है इनकी कोई कामयाबी, कोई इंप्लीमेंट नहीं है, उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं। दुनिया की जो वार की टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अब जंगें ड्रोन से लड़ी जाएंगी। आप टर्की के ड्रोन आप यूक्रेन में देख रहे हैं, आप टर्की की जंगे मौशियत की होंगी, आप जंगे मौशियत की होंगी सर। आज़रबाईजान ने की है और पाकिस्तान टर्की के वो अपना ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। इजाजत दे सर, मुझे इजाजत दें प्लीज, मैं आपसे मजीद बहस नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये आपने वीडियो देखी पूरी, और
मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। सना अमजद जी की बस एक मैं कमजोरी बताऊंगा दोस्तों, ये पाकिस्तान की हमेशा भर्त्सना करती है। एक पाकिस्तानी नागरिक और एक महिला पत्रकार होने के नाते इनको कभी कभी पाकिस्तान की कुछ अच्छी बातें भी बतानी चाहिए। और भारत के ये प्रधानमंत्री और बीजेपी के शासनकाल की पिछले 9.5 साल से लगातार तारीफें करते आ रही हैं। ये भी चीज़ मैं गलत बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 90% यूट्यूबर्स करते हैं, मीडिया करता है, इन्होंने अपना अपना गले में एक पट्टा डाला हुआ है। सना अमजद जी को ये पट्टा नहीं डालना चाहिए। उस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने जो बातें बोली हैं उसमें से 90% गलत है, मगर 10% बातें इसमें विचार नहीं है। उनमें कई चीज़ें जो हैं, जैसे कि गरीबों के घर ढक दिए गए या स्ट्रीट डॉग को 4 दिन पहले पकड़कर कहीं भेज दिया गया है, जो भी है, और वहाँ पे पानी भर गया बारिश में, ये सब बातें थोड़ी सी अवॉइडेबल थी। इनको उपेक्षा करना ठीक नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों कि कहीं कुछ आलोचना भी होती है तो उस आलोचना को भी स्वागत करना चाहिए। वैसे तो 90% उसने ओल झोली बकाया सारा। बाकी इस वीडियो में ऐसा कुछ खास बताने लायक हिट एंड ट्रिक नहीं थी। बाकी इसमें सारा कुछ क्लियर कर था। कमेंट द्वारा अवगत कराएं आप मेरे विचारों से कितना सहमत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।